हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज बच्चों हम मिड टर्म का सैम्पल पेपर 2024-25 का डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है बच्चों, जो आपका 4 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है उसके लिए ये सैम्पल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस सैम्पल पेपर में है क्या बच्चों। ठीक है, तो इस सैम्पल पेपर में हमें देखना है कि इस सैम्पल पेपर में बच्चों है क्या। ठीक है, तो पहला देखो हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। ये आपका पेपर जो होने वाला है बच्चों 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है और इस पेपर को 5 खंडों में बांटा गया है, ABCD और E। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए बच्चों 1 से लेकर 12 तक जो प्रश्न होने वाले हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं, यानी MCQ बेस के प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 13 से लेकर 18 तक जो प्रश्न वाले हैं 2 अंक वाले होने वाले हैं, जिसको 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और जो 19 से 23 तक जो प्रश्न होने वाले हैं 4 अंक के प्रश्न होने वाले हैं, 100 शब्दों से ज़्यादा इसको नहीं देना है उत्तर। और 24 से लेकर 26 तक पैसेज, कार्टून और मानचित्र पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद 27 से लेकर जो 30 तक है वो 170 शब्दों में आपको देना है, 6 अंक के आपके ये प्रश्न होने वाले हैं। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। देख लो इंग्लिश मीडियम वालों, इस तरीके का आएगा पेपर। सेक्शन ए में चलते हैं। 12 क्वेश्चन हम लोग पहले MCQ के डिस्कस कर लेते हैं। चलो आते हैं। पहला, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बच्चों भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और पहले यानी मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? ए ऑप्शन है 11 से 40, बी ऑप्शन है 12 से लेकर 40 और सी ऑप्शन है बच्चों 12 से 35 या डी ऑप्शन है 12 से 30। तो इसका ऑप्शन है बच्चों 14 से लेकर 32 तक, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है। 14 से लेकर 32 तक क्या है बच्चों? मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, गलत हो गया था, देखता था आप लोग क्या कहोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ था 1993 में। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसके वह योग्य नहीं है, तो अदालत उसे तुरंत हटाने के लिए कौन सा आदेश जारी करती है? कौन सा आदेश जारी करती है? तो ये आपको बताना है बच्चों, मुझे कमेंट बॉक्स में ABCD कौन सा होगा आप मुझे बताइए, इसका मैं आंसर नहीं बताने वाला। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकसभा चुनाव के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट, जो आगे वही जीते प्रणाली को अपनाया गया। हाँ बिल्कुल अपनाया गया है बच्चों लोकसभा के लिए। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सभी इसकी सरलता के फलस्वरूप इसे सर्वसम्मति मिली थी। हाँ बच्चों बिल्कुल मिली थी, तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बच्चों प्रश्न है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है जैसे कि दूसरा है बच्चों, भारतीय संविधान में कई देशों के से लिए गए उनके संविधान के नियम, कायदे, कानून है। तो हाँ बच्चों बहुत सारे देशों से हमारा कुछ प्रावधान लिए गए हैं और भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, क ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चुनाव में एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है कौन से चुनाव में? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा के लिए कौन सा एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? राज्यसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, उपराष्ट्रपति, एकल संक्रमणीय सिद्धांत का पालन किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1989 तक मतदान करने की आयु भारत में कितनी थी? तो बच्चों 1989 तक भारत में वोट डालने की उम्र कितनी थी? तो ये थी 18 साल। ठीक है, तो बच्चों इसका जो आंसर होने वाला है यानी 1989 से पहले जो हमारे भारत में वोट डालने की उम्र कितनी थी? 21 साल थी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 18 नहीं था 20 था। नेक्स्ट है, संविधान में व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं बच्चों? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, पहले 7 थे, अब कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस व्यवस्था में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है? तो किस में होता है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है, तो बच्चों 6 राज्यों में है, ठीक है ना। जैसे कि आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया और कर्नाटक, ये 6 राज्य हैं, ठीक है बच्चों। जम्मू कश्मीर में था लिया हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को कुछ और बना केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है बच्चों, 2-2 अंक के प्रश्न होने वाले हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं कि आखिर ये प्रश्न है क्या। तो बच्चों देखो, इसमें से पहला जो प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बताया। देखो बच्चों, बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा क्या होता है, किसी अदालत जो है ना, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देती है, ठीक है भाई, मेरे सामने लेकर आओ। और अगर उस व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से अगर या असंतोषजनक ढंग से गिरफ्तार किया गया तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत रिहा करने के लिए कौन सा आदेश जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करेगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि चुनाव से क्या अभिप्राय है, कि चुनाव का मतलब क्या होता है। आप बताओगे बच्चों, किसी फैसले को लेने में जब सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले पाते तो इसलिए जनता क्या करती है, चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं। चुनाव प्रक्रिया द्वारा जनता जिस व्यक्ति को चुनती है या पसंद करती है वो संसद या विधानसभा में जाकर क्या करते हैं, व्यक्ति को जनता मतलब कानून बनाते हैं और व्यक्ति को जनता के प्रतिनिधि कहते हैं उन्हें, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बच्चों प्रश्न है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रपति में कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, यदि देश में आक्रमण हो जाए तो कौन सा आदेश लगा, 352 लगा सकता है, यदि देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए तो 360 लगा सकता है, अगर किसी राज्य की शासन व्यवस्था हमारे संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो 356 लगा सकता है। इस तरीके से क्या हो सकता है बच्चों, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगा है, क्या आपके कहते हैं ना सहमत है, तो हाँ बच्चों बिल्कुल है, ठीक है, हम इस कथन से पूरी तरीके से सहमत है। कैसे बच्चों, देखो क्या होता है, यानी गठबंधन के युग में क्या है, प्रधानमंत्री की जो शक्तियों पर क्या होता है, अंकुश लग जाता है। राजनीतिक सहयोगियों में बच्चों विचार विमर्श बढ़ जाता है। गठबंधन वाला प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रियों के चयन और अपनी इच्छा से नहीं करता। मतलब गठबंधन की सरकार में क्या होता है, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को जो चुनता है ना तो अपने से नहीं चुनता, मजबूरी में क्या होता है, जो वो लोग बोलते हैं हाँ भैया हम बनेंगे तो चुन लेता है। गठबंधन वाला प्रधानमंत्री नीतियों और कार्यक्रमों को अकेले तय नहीं करता बल्कि सभी सदस्यों से पूछ के करता है कि भैया ये काम करूँ कि नहीं करूँ। जैसे वर्तमान में अगर बात की जाए, मोदी जी सरकार एक गठबंधन की सरकार में है, मोदी जी सरकार, ठीक है, अगर जैसे क्या है नीतीश यादव जो हैं, नीतीश कुमार अगर अपना समर्थन वापस ले लेते तो सरकार अभी गिर जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इस तरीके से गठबंधन की सरकार में क्या होता है कि प्रधानमंत्री एक तरीके से गठबंधन मंत्रियों को कठपुतली बन जाता है, ठीक है, और प्रधानमंत्री की शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बच्चों प्रश्न है, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और सरकार के बीच विवाद होते हैं कि नहीं होते, वो बिल्कुल होते हैं, और इन सभी विवादों को कानून के द्वारा यानी कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर स्वतंत्र संस्था ही सुलझा सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, इसकी न्यायपालिका की ज़रूरत होती है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका की ज़रूरत होती है। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है। तो बच्चों देखो, लिखित क्या होता है, ये पूर्ण रूप से लिखा हुआ संविधान होता है जिसमें एक देश के नियम, कायदे, कानून, नागरिक के अधिकार, सरकार की शक्तियाँ, है ना बच्चों, जिसमें कुछ भी बदलना आसान नहीं होता, ठीक है ना, उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। जैसे कि भारत में क्या है बच्चों, लिखित संविधान है, भारत में क्या है बच्चों, लिखित संविधान है, इसे इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। जैसे भारत, अमेरिका, यहाँ लिखित संविधान है। अलिखित से जिसे लिखा ना गया हो, विचार, नियम, रीति रिवाज और लोक प्रथाओं या परंपराओं के समूह की श्रृंखला होती है, जिसमें क्या होता है बच्चों, कुछ भी आसानी से बदला जा सकता है, उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, ठीक है बच्चों।
चलो नेक्स्ट प्रश्न सी सेक्शन पे आ चुके हैं। इसमें हम 4 नंबर के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इनमें से जो बच्चों पहला प्रश्न है कि संसद के कई तरीके मतलब संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। तो बहुत सारे तरीके से संसद कई तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है। जैसे कि संसद में विभिन्न मुद्दों पर क्या होती है, बहस और विवाद होता है, और इस प्रकार संसद क्या करती है, विवाद के जरिए क्या करता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद कानून को स्वीकार या अस्वीकार करने में भी कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अगर संसद ने मना कर दिया भाई ये कानून नहीं बनेगा, तो वो कार्यपालिका के पास जाएगा ही नहीं, कोई बनेगा ही नहीं। संसद यानी अगर पता है कार्यपालिका अपने मतलब जो भी परियोजनाएं होती हैं उनको लागू करने के संचालित करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है, और कार्यपालिका वो पैसा किससे लेती है, संसद, और संसद ये पैसा उसे बजट द्वारा पेश करवाता है। तो इस तरीके से भी संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकती है। ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अगर अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया गया तो कार्यपालिका पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है। प्रधानमंत्री ख़त्म हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री अगर सभी जितने भी एमएलए हैं लोकसभा के सदस्य अगर त्यागपत्र दे दे तो प्रधानमंत्री का पद रहेगा ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से चलो नेक्स्ट प्रश्न है सक्रिय न्यायपालिका के क्या नुकसान है। तो देखो जो न्यायपालिका में काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और न्यायिक सक्रियता में क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों के बीच क्या होता है, अंतर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि विधायिका का, कार्यपालिका का या न्यायपालिका के कार्य आखिर है क्या। जैसे वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच करना, है ना बच्चों, भ्रष्टाचार की जांच करना, चुनाव सुधार करना आदि ये विधायिका के देखरेख में विधायिका के काम होते हैं। किसके काम होते हैं, लेकिन सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का क्या करता है बच्चों, सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है कि हर किसी का क्या क्या काम है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों मौलिक अधिकार की क्या क्या विशेषता होती है। तो पहले देखो मौलिक अधिकार की विशेषता क्या होती है, मौलिक अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। इन्हें लागू करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए थे बच्चों, और मौलिक अधिकार की हमें गारंटी भी दी गई है और हर व्यक्ति को सुरक्षा भी दी गई है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो न्यायपालिका के पास जा सकता है। ठीक है। इनमें परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अगर मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन करना होगा तो संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, और सरकार द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। इन तरीक़ों से क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे मौलिक अधिकार की विशेषता होती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। आमतौर पर देखा गया है बच्चों, आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका वाले देशों में प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर होता है। जिन देशों में संसदीय शासन प्रणाली होती है प्रधानमंत्री ताकतवर होता है। ऐसा किन कारण से होता है, तो बच्चों देखो आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री का पूरा नियंत्रण होता है किस पर, मंत्रिपरिषद पर। ठीक है ना। लोकसभा का नेतृत्व करता है कौन, प्रधानमंत्री। मीडिया तक प्रधानमंत्री की क्या होती है, पहुंच होती है। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे मोदी जी किस तरीके से हर टीवी चैनल पर आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, है ना बच्चों। चुनाव के दौरान उसके व्यक्तिगत उभार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेता है, नेता की छवि काफ़ी अच्छी होती है हमारे नरेंद्र मोदी जी। विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरकर सामने आता है। तो इस तरीके से संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है बच्चों कि गठबंधन के युग में प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगा है, क्या लगा है, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि हाँ बिल्कुल लगा है। गठबंधन के युग में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कमज़ोर हो चुकी है, राजनीतिक सहयोगों पर विचार विमर्श करना पड़ता है। गठबंधन वाली प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्री का चयन अपनी इच्छा से नहीं कर पाता, और प्रधानमंत्री की नीतियों कार्यक्रम अकेले नहीं कर पाता, है ना बच्चों। वो क्या है, मंत्रियों पर डिपेंड होते हैं। ये बच्चों पैराग्राफ है, पैराग्राफ को एक बार देख लेते हैं। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव में देश में सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। इसी को हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार के नाम से जाना जाता है। अनेक देशों के नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करनी पड़ी थी, आंदोलन करना पड़ा था, और बहुत से देशों में महिलाओं को तो वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था वोट डालने के अधिकार के लिए, है ना। और सबसे पहला देश बना था ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक शायद बच्चों एक बार चेक कर लेना, ऑस्ट्रेलिया जो देश था उसने सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था, है ना। तो मैं कंफर्म नहीं, फिर भी कर लेना, ठीक है। चलो इसके MCQs देख लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता क्या है। तो आप सभी को पता है भारत का यानी 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया है, इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि वोट का अधिकार क्या है, एक वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है या सांस्कृतिक अधिकार है। तो बच्चों ये वैधानिक अधिकार है जो संविधान द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि
मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 साल कब की गई थी? तो बच्चों याद रखना 1989 में। कौन से 1989 में कब की गई थी? 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? वोट डालने की उम्र घटा दी गई थी। चलो नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आम चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? ये तो आप बता ही दोगे। कितने वर्ष के लिए होता है बच्चों? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 5 वर्ष के लिए होता है। अब आते हैं बच्चों मानचित्र पर आधारित जो प्रश्न है उसके बारे में। तो ये इस तरीके से आपका क्या आएगा बच्चों? मैप आएगा, और ये आपका इस तरीके से आपको पेपर में बनाना है और लिखना है। देखो लिख रखा है, भारत के दिए गए मानचित्र पर ABCD से ऐसे 4 राज्यों के नाम दर्शाइए जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल है। इनको पहचान कर अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्नलिखित तालिका के रूप में लिखना है। जैसे ए वाला कौन सा है बच्चों? तो ये है उत्तर प्रदेश। बी कौन सा है बच्चों? तो ये है कर्नाटक। सी कौन सा है बच्चों? महाराष्ट्र। डी कौन सा है बच्चों? तेलंगाना। तो 4 राज्य हो गए। तो इस तरीके से 4 राज्यों के नाम यहाँ आपको लिख देने हैं। बस मिल गए। और याद रखना बच्चों 100% आपका यही मैप आएगा, या लिख लो आप लोग, यही मैप आएगा। अगर पेपर में आएगा तो यही आएगा, वरना तो ये मैप आएगा ही नहीं। मैप वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों चित्र यानी कार्टून बेस पर जो प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। तो चित्र में जो सबसे आगे व्यक्ति नज़र आ रहा है, अब देखो यहाँ देखो ये लिख रखा है लोकसभा। यहाँ एक बुढ़िया है, मैडम है, यहाँ एक व्यक्ति जा रहा है, ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो पहला प्रश्न है, सबसे आगे कौन नज़र आ रहा है? सबसे आगे होने के कारण क्या है? सबसे आगे कौन नजर आ रहा है? जवाहरलाल नेहरू। और आगे क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि वो क्या है? प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 नेताओं की पहचान कीजिए। बता दो, ये रहे जवाहरलाल नेहरू, ये रही इंदिरा गांधी, है ना बच्चों? तो 2 नेताओं के नाम बता दो। अध्यापक की सहायता से अब पहचान करें, मैंने बता दिया। प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के 2 कारण। देखो आप सभी को पता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, और सारी की सारी शक्तियाँ किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है, लेकिन वो सारी शक्तियाँ कौन प्रयोग करता है? तो वो कौन करता है बच्चों? प्रधानमंत्री करता है। चलो अब आते हैं बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, जिसमें जो 5-5 नंबर 6-6 नंबर के हैं आप लोगों के। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा देश का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही, इस कथन से क्या आप सहमत है? तो आप बताओ। देखो अत्यधिक दबाव, यानी भारतीय संविधान सभा के सदस्यों पर सरकार, जनता और आज़ादी की चिंता को लेकर बहुत ज़्यादा उस टाइम पे दबाव था बच्चों। ठीक है ना? और प्रभुसत्ता की कमी, यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सीधे भारत की जनता द्वारा नहीं हुआ था बच्चों। ठीक है, बल्कि 1935 में 1935 में प्रांतीय चुनाव में इनका चयन किया गया था। कांग्रेस का क्या था? विभाजन के बाद भी संविधान सभा में वर्चस्व था। आप सोच सकते हो 82% जो सीटें थी केवल कांग्रेस की थी। ठीक है, प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण या देशी रियासतों को संविधान बनाने के लिए बाध्य नहीं किया गया था कि भैया आपको शामिल होना है, उन्हें ऐसा किया ही नहीं गया था। ठीक है, तो ये हैं बच्चों संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व ना होना या संविधान सभा की कमियां। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अथवा में है बच्चों प्रश्न कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? विस्तार पूर्वक समझाइए। देखो आप सभी को पता है इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले क्या करता है? प्रत्याशियों के लिए एक प्राथमिक सूची जारी करता है, और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिक सूची में चुन लेते हैं जितने सीटों का कोटा है। इसमें क्या होता है बच्चों? किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, और पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्रों में क्या हो जाता है? बंट जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवार चुने जाते हैं। मतदाता जो है ना पार्टी को वोट देता है, उम्मीदवार को नहीं देता, पार्टी को वोट देता है। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में क्या होता है? सीटें हासिल होती हैं। जो विजयी उम्मीदवार होते हैं ना बच्चों, उन्हें वोटों का बहुमत हासिल करना होता है। और ये व्यवस्था इजराइल, नीदरलैंड में भी है, और भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी यही प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से रहेगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बच्चों प्रश्न है, प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत बताइए। तो प्रधानमंत्री की शक्ति क्या होती है? मंत्रिपरिषद का पर नियंत्रण रखता है, लोकसभा का नेतृत्व करता है, मीडिया तक उसकी पहुंच होती है, चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार होता है, सरकार में केंद्रीय धुरी होना चाहिए, राष्ट्रपति और संसद के बीच क्या करता है? कड़ी का काम करता है, विदेशी यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महत्वपूर्ण भाग निभाता है, और प्रधानमंत्री विभागों का बंटवारा करता है। ठीक है ना बच्चों, विभागों का बंटवारा करता है, मंत्रियों को चुनता है। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। तो ये है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ।
अब बात करेंगे चुनाव की विशेषता, भारतीय चुनाव की प्रणाली की विशेषता। देखो, पहला ये व्यवस्था सरल है, इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मतदाता होते हैं प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, और ये प्रणाली क्षेत्रीय लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें खर्च भी कम लगता है बच्चों, ठीक है। इस प्रणाली में राष्ट्रीय एकता, देश की एकता को क्या होता है, बल मिलता है, ठीक है ना। तो ये होती हैं चुनाव आयोग की विशेषताएं। चलो अब बात करते हैं आखिर भारत के राष्ट्रपति के 3 विशेष अधिकार। पहले देखो, वास्तविक होता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लौटा सकता है और उसे निर्णय लेने के लिए पुनः विचार करने के लिए कह भी सकता है। भाई दोबारा देखो, आप जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करता है, मंत्रिपरिषद से निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए राष्ट्रपति कह सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को दोबारा विचार करने के लिए विलंब भी कर सकता है या मना भी कर सकता है, उसके पास इतनी पावर है। तीसरा क्या है बच्चों, उसके पास पावर की तीसरा क्या है, विशेष अधिकार, यानी राजनीतिक परिस्थितियों के कारण औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, सभी को पता है, और अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा में बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। लेकिन यदि चुनाव के बाद किसी नेता को लोकसभा में बहुमत ना मिले, ठीक है, तो राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकता है बच्चों जिसे बहुमत ना मिला हो, ठीक है, और उसे क्या बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है। हुआ भी था, अटल बिहारी वाजपेयी को संसद में वो बहुमत नहीं मिल रहा था, लेकिन जो उस समय जो राष्ट्रपति थे ना, नारायण करके थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन 10 दिनों के अंदर वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार क्या हुई थी बच्चों, गिर गई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र बनाया गया है। तो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु निश्चित कर दी गई, यानी 65 वर्ष या 62 वर्ष से पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता। अच्छा वेतन, न्यायपालिका के न्यायाधीशों को अच्छा वेतन दिया जाता है बच्चों, और इनको वेतन एक सिंचित निधि द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, सिंचित निधि, ठीक है। न्यायाधीशों के वेतन को संसद बढ़ा नहीं सकता, बल्कि घटा नहीं सकता, बढ़ा जरूर सकता है। न्यायाधीशों द्वारा निर्णय की चुनौती, आपको पता है अगर न्यायालय कोई निर्णय देता है ना, तो उसके विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है ना। और न्यायाधीशों के जीवन की सुरक्षा भी प्रदान करता है, उनके पास पुलिस फोर्स भी रहती है। राज सत्ता द्वारा न्यायाधीशों के कार्यों में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, और न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधान पालिका में हस्तक्षेप मतलब विधायिका को शामिल नहीं किया जाता। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो ये था बच्चों इस वीडियो का जो सैम्पल पेपर, यानी 6 सैम्पल पेपर है बच्चों। मैं लगभग 6-7 सैम्पल पेपर करा दूंगा, ये 6ठा सैम्पल पेपर है बच्चों। इसको आप करके चले जाओ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है बच्चों। तो वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।